रात का समय है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सास बहू एक टेंट के नीचे लकड़ी जलाकर बड़े बड़े बर्तनों में खाना बना रही हैं। माँ जी, कितनी ठंड लग रही है और इतनी ठंड में हम गरीब सास बहू इतनी मेहनत कर रहे हैं, पर इतनी मेहनत करने का कोई फायदा भी नहीं है। बहू, कभी कभी इंसान को फायदा नहीं मजबूरी देखनी चाहिए। वही तो है माँ जी, तभी तो हम सिर्फ 100 रुपए में पूरी दावत का खाना बना रहे हैं, वो भी अकेले। आखिर ऐसी क्या वजह है कि सिर्फ 100 रुपए में दोनों सास बहू इतनी ठंड में कांपते हुए दावत का खाना बना रही हैं? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में पीछे। भैया, आपने रात का दावत का खाना बहुत अच्छा बनाया था। अभी आप अपना सारा सामान ले जाओ, मैं आपके पैसे आपके घर भिजवा दूंगा। आप पैसों की चिंता मत करना। हाँ भैया, मैं जानता हूँ आप पैसे के मामले में बहुत अच्छे इंसान हैं। आप किसी का पैसा नहीं रखते। रवि अपनी रेडी पर सारे बर्तन, चमचे, चाकू रखकर घर के लिए जाने लगता है, पर तभी एक गाड़ी स्पीड से आती है और रवि के ठेले को टक्कर मार देती है, जिस वजह से रवि का सारा सामान रेडी गिर जाती है और यहाँ तक कि गाड़ी भी रवि के पैरों पर चढ़ जाती है। और इस हादसे के बाद फिर कभी रवि अपने पैरों पर नहीं चल पाता और इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और ठंड आने की वजह से रवि अपने घर के बाहर बैठकर मूंगफली बेचने का काम शुरू करता है। कितनी ठंड हो रही है, हमारी ये ठंड कैसे जाएगी? हाँ माँ, जब तक पापा ठीक थे और वह पार्टी का खाना बनाने का काम करते थे तब हमारे घर में दावत का खाना आता था, पर जब से पापा ने मूंगफली बेचने का काम शुरू किया है घर में कुछ नहीं आता। और आप तो पापा की तरह दावत का काम संभाल भी नहीं पाती। 2 महीने से मेरे स्कूल की फीस नहीं गई है, मेरे जूते भी फट गए हैं, स्कूल का स्वेटर भी नहीं है, मैं घर के कपड़ों में स्कूल जाता हूँ, रोज टीचर डांटती है। गोली बेटा, परेशान मत हो, बहुत जल्दी पापा पहले की तरह काम करेंगे और तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। पूरा परिवार एक साथ बैठा होता है कि तभी सुमित्रा के दरवाजे पर दस्तक होती है। नमस्कार बहन। नमस्कार भाई साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे बहन, मैं आपके ही मोहल्ले का हूँ, 2 गली छोड़कर मेरा घर है और अगले महीने मेरे बेटे की शादी है, तो छोटी सी एक रिसेप्शन पार्टी रख रहा हूँ। तो सोचा क्यों ना रिसेप्शन पार्टी का ऑर्डर आपको दे दूं। हाँ भाई साहब, क्यों नहीं। बहुत दिनों बाद दावत का ऑर्डर सुमित्रा के पास आया था, जिस वजह से न सिर्फ सुमित्रा बल्कि पूरा परिवार बहुत खुश होता है। और उस आदमी के जाने के बाद गोलू अपनी दादी से कहता है, दादी, बहुत दिनों बाद ऑर्डर आया है, इस मिले पैसे से आप मेरी स्कूल की फीस भरना, जूते लाना और स्वेटर भी लाना। माँ, बहुत दिनों बाद ऑर्डर आया है, कितनी खुशी हो रही है। ठंड ज्यादा हो रही है तो अपना और भाभी का ख्याल रखना। पूरा परिवार बहुत खुश होता है और अगले महीने का इंतजार करता है। अगले महीने दोनों सास बहू कपकपाती ठंड में उस आदमी के घर जाती हैं जहाँ वह 200 लोगों का खाना बनाते हैं और जब पैसे देने की बारी आती है तो वह आदमी पैसे देने से इनकार करने लगता है। बहन, अभी बेटे की शादी करी है, हाथ खाली है, मैं आपको आपके पैसे कुछ महीने बाद दे दूंगा। फिलहाल दावत का जो भी राशन बचा है वो आप अपने साथ ले जाओ। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर हमें पैसे नहीं मिले तो हम अपना घर कैसे चलाएंगे? अरे, मैं पैसे देने से कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो बस थोड़ा सा समय मांग रहा हूँ और आपको राशन भी तो दे रहा हूँ। सुमित्रा और सपना के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, तो वो दावत का बचा खाना और राशन घर लेकर आ जाते हैं। उस राशन से सुमित्रा का 20 दिन का राशन तो घर में आ जाता है, पर उन लोगों को पैसे की तंगी होने लगती है। माँ, 10 दिन हो गए हैं, उनका दिया हुआ राशन 10-15 दिन में खत्म हो जाएगा। आपको उस आदमी पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। मैं तो कहती हूँ आज फिर से जाओ और बिना पैसे लिए घर मत आना। हाँ जी, ठंड बढ़ती जा रही है और हमारे घर में रखा कंबल भी फट चुका है, खिड़की दरवाजे भी टूट रहे हैं और गोलू के पास तो स्वेटर भी नहीं है। अच्छा, हाँ बहू, तू सही कह रही है, चल एक बार फिर से पैसे मांग कर आते हैं, क्या पता इस बार वो पैसे देने से मना ना करे। बड़ी उम्मीद लेकर सुमित्रा अपनी बहू के साथ उस आदमी के घर पैसे लेने जाती है, पर उसे पता चलता है कि वो आदमी अपने पूरे परिवार के साथ शहर जा चुका है, जिसके बाद उनकी उम्मीद पूरी तरह से टूट जाती है और वो लोग दुखी हो जाते हैं। समय यूं ही गुजरता है और बड़ी मुश्किलों से सपना और सुमित्रा अपना घर चला पा रही होती हैं। ऐसे ही एक रात पूरा परिवार घर के बाहर बैठकर हाथ ताप रहा होता है, तभी परेशान कल्पना उनके पास आती है और हाथ जोड़कर दोनों सास बहू से कहती है, सुमित्रा बहन, मुझे अपनी जेठानी पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। मैंने 1 लाख रुपए की केटरिंग करी, पर वो आदमी फ्रॉड निकला, मेरे पैसे लेकर भाग गया। 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, अगर बारातियों को खाना नहीं दिया तो मेरी थू हो जाएगी। तो आंटी, आपने हमसे पूछकर थोड़ी ना ऑर्डर दिया था, जो माँ के पास आ गई हो। हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे।
प्लीज सपना बहू, प्लीज सुमित्रा बहन मेरी मदद कर दो, मेरी बेटी की शादी है। आंटी आप रोइए मत, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। परसों आपकी बेटी की शादी है ना, मैं और माँ जी आकर आपकी बेटी की शादी की दावत का खाना बनाएंगे। हाँ बहन, तुम्हारी बेटी हमारी बेटी भी है। माँ अब मुफ्त में खाना बनाएंगी आप, जानती है ना हमारे घर की आर्थिक स्थिति कैसी है। नेहा, भगवान न करे अगर कभी हमारे साथ ऐसा हो तो एक बार आंटी की जगह खुद को रखकर देखो। माँ और सपना ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। सुमित्रा और सपना की बात सुनकर कल्पना बहुत खुश होती है और वहां से चली जाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और तीसरे दिन दोनों सास बहू खाना बनाने के बर्तन लेकर कल्पना के घर जाती हैं और वो जैसे ही चूल्हा जलाती हैं, कल्पना वहां आकर दोनों सास बहू को 100 रुपए देती है और उससे कहती है, सुमित्रा बहन, सपना बहू, अभी मेरे पास पैसे नहीं, इसलिए शगुन के तौर पर सिर्फ 100 रुपए दे रही हूँ, पर मैं वादा करती हूँ मैं धीरे धीरे तुम्हारे पैसे चुका दूंगी। कोई बात नहीं आंटी, हम पड़ोसी हैं, आपके पास जब पैसा हो आप तब वो पैसे चुका देना, अभी हम 100 रुपए में ही पूरी दावत का खाना बना देंगे। इतना बोलकर दोनों सास बहू टेंट के नीचे रात को ठंड से ठिठुरती हुई 400 आदमी का खाना बनाती और बदले में सिर्फ 100 रुपए लेती हैं। माँ जी सब्जियां तो बन गई हैं, पूरी का आटा गूंथ लेती हूँ। हाँ ठीक है बहू, जब तक मैं ये पुलाव बना लेती हूँ। एक तो ये हवा भी बहुत चल रही है, ठंड में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, ये पानी तो बहुत ठंडा है, आटा भी नहीं गूंथा जा रहा, बस जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। इसी तरह ठंड में सास बहू खाना बनाती हैं और सबको खाना भी बहुत पसंद आता है और कल्पना उनका बहुत शुक्रिया भी करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और घर पर सपना अपनी सास से कह रही होती है, माँ जी अगर उस दिन हमने 100 रुपए में दावत का खाना ना बनाया होता तो आज हमारे पास पैसे होते, गोलू की स्कूल की ड्रेस, जूते और स्कूल की फीस जमा होती, गोलू का नाम नहीं कटता। कोई बात नहीं बहू, हमने किसी जरूरतमंद की मदद करी है, भगवान हमारी भी मदद करेगा। क्या ये सुमित्रा जी का घर है? हाँ भैया, पर आप कौन हैं? बहन मैं बड़ी दूर से आया हूँ। कल्पना बहन की बेटी की शादी में मैं बाराती के साथ आया था, वहां मैंने खाना खाया था। मुझे खाना बहुत ज्यादा पसंद आया और मैंने उसी दिन सोच लिया कि मैं अपने बेटे के जन्मदिन पर आप लोगों को ही खाने का ऑर्डर दूंगा, इसलिए मैं शहर से यहाँ आपका पता ढूंढ कर आया हूँ ताकि अपने बेटे के जन्मदिन की दावत पर आपसे खाना बनवा सकूं। पर हम गांव से बाहर इतनी दूर नहीं जा पाएंगे, हमारे पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं और ना ही इतने पैसे हैं। माता जी उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं आपके रहने का खाने का इंतजाम कर दूंगा और पैसे भी दूंगा, बस आप मेरे साथ चलिए। और अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं आपको कुछ पैसे एडवांस देने को भी तैयार हूँ। एडवांस पैसे पाकर सुमित्रा सपना को राजीव की बातों पर विश्वास हो जाता और वो दोनों सास बहू अगले ही दिन राजीव के साथ शहर जाते हैं और उसके बेटे के जन्मदिन पर 200 लोगों का खाना बनाते हैं। वहां आए सभी मेहमानों को दोनों सास बहू के हाथों का खाना बहुत अच्छा लगता है और जैसे ही दोनों सास बहू अपने गाँव वापस आती है उसके अगले ही दिन उनके पास एक और नया ऑर्डर आ जाता है। माँ जी फिर से हमें शहर जाना है, शहर से ऑर्डर आया है, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली, वो 100 रुपए जो शगुन के तौर पर हमें मिले थे वो सच में फलीभूत हुए। मुझे खुशी है सपना बहू कि तुम्हारा काम फिर से चल पड़ा, मैं भी ये अपना वादा पूरा करने आई हूँ, ये लो अपने पैसे। बहन तुमने हमारी बहुत मदद करी। नेहा मैं ये पैसे और घर की जिम्मेदारी तुझ पर और रवि पर छोड़कर जा रही हूँ, इन पैसों से तू सबसे पहले गोलू की स्कूल फीस, ड्रेस और जूते लेकर आना और कंबल भी ले आना, जब तक हम दोनों सास बहू शहर जा रहे हैं दावत का खाना बनाने। इस तरह कल्पना के पैसों से नेहा गोलू की स्कूल की फीस जमा करती है, उसके लिए स्वेटर और जूते लेकर आती है और अपने घर की खिड़की दरवाजों को ठीक करवाती है। तो वहीं दोनों सास बहू के पास एक के बाद एक इसी तरह से ऑर्डर आता रहता है और उनकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद नया साल आने वाला है, उस दिन सभी की छुट्टी होगी, लेकिन नया साल मनाने के साथ साथ होमवर्क जरूर करना। जी मैडम। कुछ ही देर में टीचर क्लास से चली जाती है। तभी पिंटू रिंकू के पास जाकर कहता है, रिंकू तेरे घर में नया साल कैसे मनाने वाले हैं? ये तो मैं नहीं जानता। अरे तू इतना भी नहीं जानता या तेरे घर में नए साल की पार्टी नहीं होती? नए साल की पार्टी? और क्या, मेरे घर में तो नए साल पर केक, मिठाइयाँ और बहुत तरह के पकवान बनते हैं। पापा मम्मी सभी को घर बुलाते हैं, गाना बजाना होता है और तो और नए साल पर तोहफे भी मिलते हैं। पिंटू की बातें सुनकर रिंकू हैरान रह जाता है। रिंकू एक गरीब परिवार से था तो वहीं पिंटू एक अमीर परिवार से। उसके घर में सारी सुख सुविधाएं थीं। दोनों ही एक स्कूल में पढ़ा करते और अच्छे दोस्त थे।
कुछ ही समय में रिंकू अपने घर पहुंचता है और जाते ही उसकी माँ सुमन उसे खाना परोसकर खाने को देती है। तो खाना देखकर ही रिंकू का मुंह बन जाता है। मुझे ये सब नहीं खाना, दाल रोटी हमेशा यही देती हो आप खाने को। अरे लल्ला, क्या हो गया? क्यों शोर मचा रहा है? दादी नया साल आने वाला है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? नया साल है, रुपया पैसा नहीं जिसके आने की खुशी हो। माँ जी, आप बिना बच्चे के सामने कैसी बातें करती हैं? उसी समय थके हारे रिंकू के पापा घर आते हैं और खाना देखकर कहते हैं, बड़ी भूख लगी है, जरा मेरे लिए भी खाना ले आओ। बाबा नया साल आने वाला है, वो पिंटू के घर पार्टी होगी, अच्छा अच्छा खाना बनेगा, मुझे भी अमीर वाला खाना खाना है। बेटा रिंकू, ऐसे जिद नहीं करते, हम गरीब हैं, भला अमीर खाना कहाँ से लाएंगे? मुझे नहीं पता, मुझे इस नए साल में 2 4 नहीं 10 तरह का अमीर खाना खाना है। इतना कहकर रिंकू बाहर खेलने चला जाता है। तो थाली में पड़ा खाना देखकर उमेश कहता है, हाँ, हम गरीब को ये दाल रोटी भी मुश्किल से नसीब होती है। अरे बेटा, क्यों बच्चे की बातें सुनकर अपना दिल छोटा करता है? वो तो चंचल मन का है, आज बोला है कल भूल जाएगा। अगले दिन स्कूल जाते हुए रिंकू की पिंटू से मुलाकात होती है। तो उसका नया बैग देखकर रिंकू कहता है, तेरा बैग तो बहुत बढ़िया है। हाँ, वो नया साल आने वाला है तो मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट दिया है। अरे नया साल आने से पहले ही गिफ्ट मिल गया तुझे? और क्या, अब नए साल पर भी नया गिफ्ट मिलेगा। और तुझे पता है, नए साल की पार्टी में पिज्जा, बर्गर, टिक्की और बहुत कुछ खाने को आएगा मेरे घर पर। खाने की बात सुनकर रिंकू के मुंह में पानी आने लगता है। ये सब खाना तो बहुत स्वादिष्ट होता है, नए साल पर मैं भी यही सब खाऊंगा। ये बातें करते हुए कुछ ही देर में दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं, जहां रिंकू के दिमाग में बस अमीर खाना ही चल रहा होता है। तो वहीं पिंटू क्लास में सभी को अपने घर होने वाली नए साल की पार्टी में आने को कहता है। तुम सब आना, मेरे घर की पार्टी बहुत अच्छी होती है। रिंकू, तू भी आ जाना। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मेरे घर पर भी अमीर खाना बनेगा, मैं वही खाऊंगा। उसकी ये बातें सुनकर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे रिंकू, झूठ मत बोल, भला तेरे घर अमीर खाना कैसे बन सकता है? तू तो गरीब है, खाने में सिर्फ रोटी सब्जी लाता है। और क्या, मेरे घर आ जाना पार्टी में, वरना अच्छी चीजें भी नहीं खा पाएगा तू। मैंने कहा ना, मेरे घर में भी अमीर वाला खाना बनेगा। उसी समय टीचर क्लास में आती है और सभी बच्चे शांत हो जाते हैं। समय बीतता है और रिंकू रोज अपने घर में नए साल और खाने की जिद करता है। कैसा बाप हूँ, मैं अपने बच्चे की नए साल पर एक इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। आप अपने आप को दोष क्यों देते हैं? हमारे हालात ऐसे हैं और नए साल पर रिंकू की इच्छा पूरी हो, उसके लिए मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगी। अरे बहू, तेरे बेटे ने 1 नहीं 2 नहीं 10 तरह का अमीर खाना खाने की बात कही है। अरे इतनी तरह का खाना तो मैंने अपनी जवानी में भी नहीं खाया। न जाने भगवान भी क्यों गरीबों को इच्छाएं दे देता है। रिंकू का गरीब परिवार नए साल पर उसकी ख्वाहिशों को कैसे पूरा करे, इस बात में उलझा हुआ था। तो वहीं पिंटू के घर में नए साल की पार्टी को लेकर सजावटें की जा रही थी। वाह मम्मी, घर तो चमक रहा है, मेरे दोस्त घर देखकर हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल बेटा, अरे हमारी शान ही ऐसी है। अभी तो जब घर में नए साल की पार्टी होगी तो पूरा मोहल्ला देखेगा। अरे वाह, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। पिंटू रोज रिंकू और अपने बाकी दोस्तों को नए साल की पार्टी के बारे में बताकर खूब खुश हुआ करता। तो वहीं रिंकू अपने घर में कोई बदलाव नहीं देख रहा था। माँ, दादी, क्या आप लोगों को नया साल आने की कोई खुशी नहीं है? अरे मेरे बच्चे, हम गरीबों के लिए क्या त्योहार, क्या नया साल, सब दिन एक ही जैसे हैं। मतलब आप लोग कोई खरीदारी नहीं करोगे, घर नहीं सजाओगे और अमीरों वाला खाना भी नहीं लाओगे? रिंकू की मायूसी देखकर सुमन उसे बहलाते हुए कहती है, नहीं नहीं रिंकू बेटा, भला ये तुमसे किसने कहा? मैं हूं ना, मैं सारी तैयारी करूंगी और हम पूरा परिवार मिलकर नया साल धूमधाम से मनाएंगे। सच में माँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं। रिंकू खुश होकर सुमन के गले लग जाता है, पर सुमन मन ही मन कहती है, हे भगवान, अपने बच्चे से ही झूठ बोल रही हूँ, पता नहीं नए साल के दिन इसे कैसे समझाऊंगी। शाम ढल रही थी। उमेश गोदाम से घर जाने के लिए निकल ही रहा होता है, तभी कुछ गुंडे आकर गोदाम में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करने लगते हैं।
उमेश उनका डटकर सामना करता है, लेकिन वो गुंडे उसे लाठियों से पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी उमेश उन्हें गोदाम में घुसने नहीं देता। कुछ ही देर में वहां से